Hey guys, welcome to Study IAS. Now we are going to continue our lecture series. हमने इन्वायरमेंट PD 365 की लेक्चर 1 एंड 2 देखे थे अभी. अब ये लेक्चर 3 है उस सीरीज की कंटिन्यूटी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिटिगेशन मेजर्स को कि ग्लोबल लेवल पर क्या क्या इनिशिएटिव्स हुए हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मिटिगेट किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, है ना, और किस तरीके से अडेप्ट किया जा सके. हमने अडेप्टेशन गैप का कंसेप्ट देखा था, COPs देखे थे, तो वो सारी चीज़ आपको रिवाइज करके रखनी है. अब हम बात करते हैं मिटिगेशन मेजर्स की. उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट सबके लिए. अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो था उसका ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है पॉपुलर डिमांड पे 28 अगस्त तक के लिए. साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ हैं आपके लिए. हो सकता है अनअकैडमी की फ़ीस बढ़ जाए तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए. मेंटरशिप डेज चल रहे हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं. साथ ही साथ स्टडी IAS का कोड यूज़ कर सकते हैं आप ताकि 10% आपको डिस्काउंट मिल जाए. स्टडी IAS का कोड यूज़ करिए आप अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो, है ना. और इसके साथ एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है CSE एश्योर करके. उसमें से कि अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है. साथ ही साथ लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ. और अनअकैडमी ने 20 बुक्स लॉन्च किए हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए. और UPSC कॉम्बैट जो भी सीरियस एस्पिरेंट है अपनी प्रिपरेशन को मॉनिटर एंड एसेस करने के लिए आप UPSC कॉम्बैट दे सकते हैं. साथ ही साथ आप इसमें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं. न्यू बैचेस अनाउंस हो रहे हैं, है ना, 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए. अभी आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं. 60 डेज वाला कोर्स भी ले सकते हैं और अगर आपको ईयरली लेना है तो ये वाला कोर्स ले सकते हैं. और 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं. ये अनअकैडमी की फ़ीस दी है, सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है. तो स्टार्ट करते हैं मिटिगेशन मेजर्स जो हमारा टॉपिक था. तो CCUS टेक्नोलॉजी की हम बात करें, ठीक है. कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले तो हम ये समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि ACT क्या होता है. तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसमें जैसे कोई भी इंडस्ट्री है आपकी, वो आपका कुछ अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज़ करती है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती है. उसका हमको मिटिगेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पॉल्यूशन को, है ना, उसको हमको कैप्चर करना पड़ेगा. फिर हम क्या करेंगे, उसको या तो कहीं स्टोर करेंगे, है ना. स्टोर करने के बाद उसको यूटिलाइज़ करेंगे अगर कहीं वो यूज़ हो सकता है तो, रिसाइकलिंग प्रोसेस. और उसके बाद अगेन हम उसको क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे जो बाकी बच जाएगा. तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है. अब ACT क्या है यहाँ पे? ACT है एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजीज. मीन्स what we want to do is we want to accelerate the CCUS initiatives. Okay, ACT is itself an initiative जो कि फैसिलिटेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को. अब इसके लिए फंडिंग ट्रांसनेशनल लेवल पर हम करेंगे. साथ ही साथ जो CCUS का मैच्योरिंग है वो भी हम करेंगे. इससे क्या होगा, एक टारगेटेड इनोवेशन देखने को मिलेगा और रिसर्च एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलेगा. इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है? इसमें 16 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, रीजन्स इन्वॉल्व हैं और इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है. अभी हम CCUS टेक्नोलॉजीज़ को और अच्छे से जानेंगे. अभी आप ये याद रख लीजिए कि ACT क्या होता है. ACT में हम CCUS टेक्नोलॉजी को बूस्ट करते हैं. बात करते हैं एक और प्रोग्राम की जो है मिशन इनोवेशन प्रोग्राम. अब मिशन इनोवेशन प्रोग्राम बेसिकली 24 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है. इसमें इंडिया की तरफ से कौन हैंडल करता है? तो DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैंडल करता है इसे. ये करना क्या चाहता है? ये ग्लोबली क्लीन एनर्जी, ये चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी का प्रमोशन हो. तो मिशन इनोवेशन प्रोग्राम इसके लिए लॉन्च किया है. उसमें से जो चैलेंज है वो है एक CCUS. CCUS इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस, आइडेंटिफाइड इनोवेशन चैलेंज ऑफ द मिशन इनोवेशन, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा CCUS क्या है. अब हम बात करें कि कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन. आपको थोड़ा मैं एक डायग्राम बना के समझा दूंगा एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है. तो देखिए, ये अगर हमारी कोई एक इंडस्ट्री है तो यहाँ से हुआ आपका CO2 एमिशन. अगर CO2 एमिशन होता है
तो उसके लिए आपको उसको कैप्चर करना पड़ेगा। तो कैप्चर के लिए आप इसमें 3 टाइप से कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्री कंबशन लेवल पे क्या होगा कि जब फ्यूल बर्न ही नहीं हुआ है उसमें ही आप उस फ्यूल का इस तरीके से केमिकल चेंज कर दो, जैसे कि गैसिफिकेशन कर दिया हमने, कोल को गैसीफाई कर दिया यहाँ पे, तो फिर हमारा कैप्चर हम कर सकते हैं उसको और हमारा एमिशन भी कम हो जाएगा। तो ये तो प्री कंबशन ट्रीटमेंट दे दिया हमने या फिर रिफॉर्म कर दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, पोस्ट कंबशन, जब CO2 एमिट हो गया है उसको आपने यहाँ पे एब्जॉर्ब या एड्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, यहाँ पे उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना है ना। ट्रीटमेंट से पहले आप उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए आप किसी गैस या ऑयल फील्ड में स्टोर कर सकते हैं, ओशियन बेड में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आपका कार्बन स्टोर हो गया। देन इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट कार्बन, ओके, देन यू कैन गो फॉर द यूटिलाइजेशन मेथड। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी जगह पे यूज होता है, जैसे कि जो ड्रिंक्स आती हैं, है ना, ड्रिंक इंडस्ट्री होती है, फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स में, साथ साथ कंक्रीट बिल्डिंग में, तो इन सब जगह पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप देखोगे कि इस ग्रीन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो साइक्लिक होता है वो, ठीक है, साइक्लिक इकोनॉमी। इसमें मतलब कि वेस्ट हम उस सबसे कम से कम करेंगे, रिसाइकलिंग ज़्यादा कर देंगे। तो वही कंसेप्ट को लेके CCUS टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, ठीक है। आई होप आपको CCUS टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था लास्ट ईयर, और प्रीलिम्स में इस साल आने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये कोलैबोरेशन है नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बीच में, ठीक है। उन दोनों ने मिलकर डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो 23% ऑफ एनर्जी, है ना, रिलेटेड CO2 दैट फीड्स ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग को जो टोटल फीड करता है उसमें 23% तो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 23% जैसे चंक को हम अगर कम करना चाहें, वो हो सकता है कि अभी हमने कोई स्टेप नहीं लिया, तो ये हो सकता है कि 40% बाय 2030 और 60% बाय 2050 तक पहुंच जाए। तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा चंक है ग्लोबल GHG एमिशन का, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से, तो उसको हमको कम करना है। तो उसके लिए हम करेंगे लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मीन्स इस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे कि इसका CO2 एमिशन कम से कम हो। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बट उसमें CO2 एमिशन कम हो रहा है क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल्स का यूज़ नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हम अलग अलग चेंजेस ला सकते हैं। और दूसरा यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो इंडिविजुअल जो व्हीकल्स हैं हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, तो लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद हमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है कि असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाना है, कि अगर हमने एक साल में कुछ कार्बन एमिट किया, कुछ CO2 डीकार्बनाइजिंग का प्लांट्स लगाए, तो उसका कितना इफेक्टिवनेस निकल के आ रहा है, तो उसको एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग थ्रू द रिसर्च एंड इनोवेशन मेथड, ओके। तो these things are sought in the decarbonizing transport in India project। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का। बेसिकली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके GS 3 में मीन्स में यूज़ कर सकते हैं कि डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका इम्पैक्ट क्या है, तो आपको उसका एनालिसिस लिखना पड़ेगा। तो SDGs आप देखोगे तो 1 आपको पता है, नो पॉवर्टी, 0 हंगर, सेकेंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, फोर्थ जेंडर इक्वलिटी। इसमें से कौन कौन से SDGs पे फर्क पड़ता है, तो PD 365 एक अच्छा डायग्राम दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये तो पहले तो आपको हो गया कि SDG 3, 7 एंड 13, ओके, जो कि लेस पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो गया, और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सारी SDGs को इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये जेंडर इक्वलिटी वाला आ गया, ये इनइक्वलिटी वाला आ गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट नो पॉवर्टी का आ गया, रेजिलियंस क्रिएट होगा, है ना, और अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल हमारा ट्रांसपोर्ट बन पाएगा। तो ये सारे SDGs को आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इम्पैक्ट करता है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको मेन याद रखना है कि ITF और नीति आयोग रिलीज कर सकता है, और सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम एक और बात करें तो एक रिलेटेड न्यूज़ है इससे कि NDC ऑफ ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, मीन्स नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है जो कि कोहेरेंट स्ट्रेटेजी की बात करता है फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
इसमें क्या है कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया। तो इन 3 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करता है 2020 से 24 के लिए, ठीक है। एंड 7 ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड में हैं उनका एक जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। 7 ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे, जैसे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ITF हो गया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कौन होगा यहाँ पे? इंडिया की तरफ से नीति आयोग होगा। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग एंड ITF, ठीक है, उसका एक इनिशिएटिव है NDC-ITA, जिसमें हम एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी जो इन चाइना, इंडिया, वियतनाम है, ये तीनों मिलकर एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी तैयार करेंगे 2020 से 24 के लिए। इस टाइप से आपको याद करना है। अब हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जिसका नाम है कार्बन प्राइसिंग मेथड, ठीक है। तो कार्बन प्राइसिंग आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जब पेरिस आया था और क्योटो आया था तो इसमें ये कार्बन प्राइसिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा था। कार्बन ट्रेडिंग करेंगे, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ETS होगा, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। तो दीज थिंग्स वी विल सी नाउ। अब देखिए, कार्बन प्राइसिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो एक्सटर्नल कॉस्ट हुई है एमिशन की, जैसे कि एक इंडस्ट्री है, उससे 1 टन ऑफ CO2 एमिट हुआ, ओके। अब 1 टन ऑफ CO2 एमिट होने के काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स होंगे, जिसकी वजह से कुछ कॉस्ट जाएगी, जैसे कि कुछ लेवल ऑफ पीपल को हेल्थ डिसीज़ हो गए, या फिर बायोडाइवर्सिटी कुछ अमाउंट ऑफ लॉस हो गया। तो इस सब का कुछ तो एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी। उस इकोनॉमिक वैल्यू को इंटीग्रेट करता है कहाँ पे? यहाँ पे सोर्स पे। दैट इज कॉल्ड कार्बन प्राइसिंग। अगेन आई विल रिपीट, कार्बन प्राइसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैप्चर्स द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ एमिशन एंड टाइज देम टू द सोर्स। तो इससे क्या होता है कि जो पॉल्यूटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यहाँ पे। इसके मैकेनिज्म होते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं, वो हम देखेंगे। किस किस तरीके का डैमेजेस इंक्लूड करता है कि मान लो क्रॉप को डैमेज हो गया, हेल्थ का कॉस्ट आ गया, हीट वेव आ गई, ड्रॉट्स आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी सारे इंपैक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, कोरल ब्लीचिंग होती है कहीं कहीं CO2 की वजह से, है ना। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द कार्बन प्राइसिंग मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड। तो पहला है कार्बन टैक्स। इसमें सिंपल सी बात है कि एक इंडस्ट्री जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, जितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर टैक्स लगा देंगे 10%, 20%। और जो पॉल्यूटर है वो पे करेगा अथॉरिटी को। फिर अथॉरिटी अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए, जो कार्बन की प्रॉब्लम को है सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये तो होता है कि सिंपल सा कार्बन टैक्स लगा दिया, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम कैप एंड ट्रेड सिस्टम। इसमें ऐसा बोला जाता है कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग एमिट कर सकती है GHG। अगर उससे एमिट करती, उससे ज़्यादा एमिट करती है तो वो अलाउड नहीं है। उसके लिए फिर उसको सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, वो बाय करने पड़ेंगे एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का लेवल ये था और उसने एमिशन कम ही किया है उस लेवल से जितना उसका अलाउड था, तो फिर इसको ये कंपनी इससे ट्रेड कर सकती है इतना लेवल को, ठीक है, इतने टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट को, और सेटल कर सकती है। तो इसको बोलते हैं हम एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये आपस में ट्रेड हो गया, कंपनी A है, ये कंपनी B है, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनल कार्बन प्राइसिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होता है, मतलब इंटरनली जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में ही कार्बन से लड़ने के लिए अपने मेथड्स को बनाएगी, किस तरीके से हमको कार्बन को कम से कम करना है, और वो इंटरनल ही कार्बन प्राइसिंग रखेंगे, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है इंटरनल कार्बन प्राइसिंग। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि UNFCCC के लेवल पर क्या क्या मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं। तो जब आपने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, तो आपको ये 3 मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी बार इन मैकेनिज्म्स में कन्फ्यूजन होता है, तो इस बार हम कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला होता है इंटरनल एमिशन ट्रेडिंग, जो कि मैंने आपको एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बताया था, सेम कॉन्सेप्ट है, बट ये बस कंपनी लेवल पर नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होता है। जैसे कि इंडिया हो गया और ये USA हो गया, इन दोनों कंट्रीज़ में अपन इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं कार्बन यूनिट्स को, ठीक है। सेकंड बात करें तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में तो इसमें जो 2 NXP कंट्रीज़ हैं, अब NXP क्या होता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी सारे एनेक्स रखे गए थे। जैसे कि एक हो गया अपना नॉन एनेक्स कंट्री, NXA कंट्री, NXB कंट्री,
नॉन एनेक्स कंट्री में कंट्रीज आती है जैसे कि हमारे यहाँ हमारे इंडिया हो गया जो डेवलपिंग है, जिसको उतना कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ CBDR क्योटो प्रोटोकॉल में था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अलग अलग कंट्रीज अपना अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करेंगे। तो जो डेवलप्ड कंट्री है, फिर अमीर कंट्री है, वो हेल्प करेंगी नॉन एनेक्स कंट्रीज़ को। तो आप ये मान लीजिए कि NXB कंट्री, जिसको हम बोल रहे हैं कि थोड़ा डेवलप्ड कंट्री है, अमीर कंट्री है जो कि इम्प्लीमेंट करने वाली है, और हो गया नॉन एनेक्स कंट्री जो कि जैसे इंडिया, चाइना। अब जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में एक NXB कंट्री दूसरी NXB कंट्री में इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। जैसे USA ने कर दिया किसी अच्छी कंट्री में, UK में कर दिया, ठीक है, UK ने इसमें कर दिया। क्या करेंगे ये क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डालेंगे, जो ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं या फिर कार्बन को कम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को। तो ये सारा जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आएगा। इससे क्या होगा, इनको मिलेंगे एमिशन रिडक्शन यूनिट्स। एमिशन रिडक्शन यूनिट्स को ये यूज़ कर सकते हैं और अपने जो भी टारगेट्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसको फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें इंस्टॉलेशन होगा NXB कंट्री जो है नॉन एनेक्स कंट्री के अंदर इंस्टॉल करेगी क्या, कार्बन प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। उससे इनको मिलेंगे CER, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ठीक है, CER मिलेंगे यहाँ पर क्या मिलेंगे, ARU मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा, यहाँ पर हमने उसको रिवाइज कर लिया। अगेन हम बात करते हैं ग्रीन टैक्स के बारे में, जो रिलेटेड न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक ग्रीन टैक्स नाम का एक टैक्स लगाया है, जो कि है ओल्ड व्हीकल्स के ऊपर। क्योंकि ओल्ड व्हीकल हो जाती है, कोई भी व्हीकल ओल्ड हो जाती है तो उसका पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है और करंट नॉर्म के हिसाब से वो उतना सेटिस्फाई नहीं होता है। तो उसके लिए करना चाहिए, उसके लिए अगर आपकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल 8 साल से पुरानी है तो उस पर ग्रीन टैक्स लग सकता है। और पर्सनल व्हीकल्स जो हैं ये 15 ईयर्स के बाद उन पर लग सकता है, ठीक है। ये जब भी आप ये लगेगा जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराएंगे, और नॉर्मली ये 15 ईयर्स के बाद लगेगा। इससे यही है कि लोगों में इंसेंटिव क्रिएट होगा कि नई व्हीकल लें, वरना ग्रीन टैक्स लगेगा तो लोग नई व्हीकल लेंगे। एक तरीके से डिमांड भी बढ़ेगी मार्केट में, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और दूसरा ये होगा कि एक क्लीनर व्हीकल एमिशन होगा, मतलब व्हीकल का जो एमिशन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, GHG एमिशन कम हो जाएगा। अनदर टॉपिक की बात करें कार्बन ट्रेडिंग की, जो अभी हमने समझा था वही यहाँ पे रिपीट हुआ है कि कोई भी एक कंपनी A है, वही कोई कंपनी B है। तो अगर कंपनी A ने ज़्यादा एमिशन कर दिया है और कंपनी B ने कम किया है तो वो आपस में कार्बन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कार्बन मार्केट में ट्रेड करने से वो अपने इंटरनेशनल टारगेट्स को फुलफिल कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में यूज हुआ था। CER, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स यहाँ पे मिलेगी इनको। और इंडिया में कॉन्सेप्ट है REC एंड परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड का, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट है, बस ये इंडिया लेवल पे है। ये अपन इसमें क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मिलते हैं। कोई भी कंपनी हो गई, उसमें अगर उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो क्या करेंगे, उसको मिलेगा REC। तो ऐसी डिस्कॉम कंपनियाँ, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियाँ को REC, RP होता है उनका, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन होता है कि इतने % आपको रिन्यूएबल के वे में ही आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो वो आप वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। और परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, मतलब कि अगर आप कम एमिशन करते हैं या फिर ज़्यादा एमिशन करते हैं तो आप ट्रेड करके उस एमिशन को सेटल कर सकते हैं। एक लिमिट दी गई है, इस लिमिट से आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये सबको रेगुलेट कौन करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, CERC। ओके, CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन इसको रेगुलेट करता है। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स जो मिलते हैं उनका नाम है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। अगर आपने कम एमिशन किया है, एमिटर जैसे यहाँ पर एमिटर भी है, उसने कम एमिशन किया है जितना एलोकेट किया गया था, तो उन्होंने क्या किया, उनको मिल जाएंगे एस्कर्ट्स, मीन्स एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। और ये उन एस्कर्ट्स को यहाँ पर ये ट्रेड कर सकते हैं कार्बन मार्केट में। इंडिया लेवल पे कौन कौन से, REC, PAT, और इंटरनेशनल लेवल पर CER, ओके, क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं ग्रीन AG प्रोजेक्ट की। बेसिकली ग्रीन AG का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रीन एग्रीकल्चर। ओके, ग्रीन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, तो हम इंडिया के अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडिया के एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है। जैसे कि जो ग्रॉस नेशनल एमिशन की बात करें हम, ग्रॉस नेशनल एमिशन मतलब नेशनल लेवल पे कितना एमिशन होता है, तो उसमें एक काफ़ी बड़ा चंक होता है एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर में हम लाइव स्टॉक को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट कौन आता है, आपको पता होगा,
वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि सबसे फर्स्ट आता है आपका एनर्जी यूज, जो कि व्हीकुलर एमिशंस वगैरह की वजह से होता है। सेकंड पर आपका एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक्स। तो किस तरीके से हम उस एग्रीकल्चर के एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को एग्रीकल्चर की वजह से जो हो रहे हैं उनको कम करें, ठीक है। तो उन उसके लिए ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें कौन कौन, हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड FAO, फाओ का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होकर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से फंडेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको फंड कौन करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और लॉन्च किसने किया है, MOEFCC एंड FAO, ठीक है। इसके लिए नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होनी चाहिए इंडिया में। तो इंडिया में इसकी जो नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 5, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में एक साथ इम्प्लीमेंट होने वाला है, ये इम्प्लीमेंट होने वाला है मिजोरम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा एंड उत्तराखंड, ठीक है। इस एरिया को आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ पर ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। सिग्निफिकेंस जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसमें अगर हम और डेप्थ में जाएँ तो जो लाइफ स्टॉक है ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, 38.9% इसका है। उसके बाद आता है राइस से जो एमिशन होता है, ठीक है, पैडी एमिशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। हाईएस्ट फर्स्ट है आपका लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड सेकेंड इज राइस। थर्ड लेवल पे आता है रुमिनेंट मीट। तो ये आपको पता करना जरूरी है। अगर हम बात करें तो इंडिया के एग्रीकल्चर में 18% ऑफ ग्रॉस नेशनल एमिशन, ठीक है। इंडिया का एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक अकाउंट 18% ऑफ ग्रॉस नेशनल एमिशन, ठीक है, 18%। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से कंट्रोल करेंगे। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एमिशन किस किस स्टेट में होते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये वाली बेल्ट जो है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एमिशंस होते हैं एग्रीकल्चर की वजह से। अब एक और इनिशिएटिव की बात करें तो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा ताकि एग्रीकल्चर के एमिशंस को कम किया जाए, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जाए। तो पहला प्रोजेक्ट की हम बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC, उसके अंदर NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्च किया है ताकि एग्रीकल्चर के एमिशंस को कम किया जाए, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ 2015 में एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग नीम कोटेड यूरिया उसको फिक्स कर दिया गया, उसको कंपलसरी बना दिया गया ताकि जो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है वो कम से कम हो सके। इसके साथ साथ सॉयल हेल्थ कार्ड भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे कि जो सॉयल है उसकी फर्टिलाइज़र एफिशिएंटली, उसमें फर्टिलाइज़र जो हम डालें वो एफिशिएंटली यूज़ हो सके और ज़्यादा फर्टिलाइज़र का हमको यूज़ ना करना पड़े। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो सोलर वाटर पम्प्स, क्योंकि जब भी हम इरिगेशन करते हैं तो उसमें जो पम्प्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उससे, और उस पर सब्सिडी भी प्रोवाइडेड है, तो काफ़ी ज़्यादा उसका मिसयूज़ भी होता है। तो यहाँ पर सोलर वाटर पम्प्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि जो एनर्जी का एमिशन है, एनर्जी की वजह से जो एमिशन हो रहा है वो भी कम हो सके। एंड द लास्ट इज़ द ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, जो कि बात करता है कि जो ट्री कवर है, ट्री कवर को बढ़ाया जाए ताकि कार्बन सिंक हो सके, CO2 सिंक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आपको पता हो कॉन्सेप्ट, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सके, ठीक है। तब उससे हम ग्रीन कवर को बढ़ाएंगे, ट्री कवर को बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर को कम करेंगे, ट्री कवर को थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि कार्बन धीरे धीरे सिंक हो सके और स्टोर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा नेचुरल CCUS का कंसेप्ट बन सकता है। हम ट्री कवर को बढ़ाने का क्या बोल सकते हैं, नेचुरल CCUS, ओके। तो यहाँ पर हमने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को देखा, PT3 स्टेप में अभी तक यहाँ पर कवर किया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुँच सके। एंड नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी ही लाते हैं पॉल्यूशन के ऊपर।